हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस प्री की पॉलिटी की क्लास में संविधान सभा वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, उसकी दूसरी क्लास है। तो जिन स्टूडेंट ने पहली क्लास नहीं देखी है उस पहली क्लास को देखें। और ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है आपको, जिसमें पॉलिटी का जो सिलेबस है टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। एक साथ पूरा टॉपिक नहीं कराया जाएगा, थोड़े थोड़े समय में आपको ये टॉपिक जो है वो इसी तरह से मिलेगा जैसे आप एक क्लास के माध्यम से इसका अध्ययन कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा करके इसको टॉपिक को खत्म कराया जाएगा और टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर करी जाएंगी। तो देखिए, पहली जो हमने क्लास ली थी उस क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था। क्वेश्चन था, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था। तो ये आप इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था, कमेंट के माध्यम से देना था कि 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1947 और 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ था। जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास देखिए केवल आर एस की प्री के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए संविधान सभा वाला जो टॉपिक है, तो जहाँ पर आपको संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उन सभी के लिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिकली ये जो सीरीज है वो आर एस के लिए बनाई गई है, तो आर एस के माध्यम से आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो और धीरे धीरे आपको वो सभी फैक्ट जो एग्जाम में आने होंगे उन सभी के बारे में आपको चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी संविधान सभा जो बनी थी, भारतीय संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया, तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उस संविधान सभा ने जो रूप लिया उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी संप्रभु संस्था। संप्रभु संस्था का मतलब यह है कि संविधान सभा पूर्णतः स्वतंत्र थी और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी भारतीय लोगों ने भारत के लिए जो संविधान बनाया उस पर किसी भी विदेशी प्रभाव का कोई भी प्रभाव नहीं था, पूरी तरह से स्वतंत्र थी और स्वतंत्रता पूर्वक उस संविधान का निर्माण किया गया। तो उसी ठीक वैसे ही जैसे कि कोई देश अपना जो है संविधान नया तैयार करता है, स्वतंत्र रूप से तैयार करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करता है, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए तैयार करता है, तो ठीक वैसे ही संविधान सभा ने भी हमारा संविधान तैयार किया। तो संविधान सभा क्या थी? एक संप्रभु संस्था थी, यानी उस पर किसी भी जो कोई भी ताकत थी या ब्रिटिश लोग थे उनका कोई भी प्रभाव नहीं था, उसने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य किया। दूसरा था प्रतिनिधित्व पर आधारित थी। यानी संविधान सभा में ऐसा नहीं था कि संविधान सभा के कुछ लोगों ने ही संविधान का निर्माण किया और अलग अलग वर्गों को उपेक्षित रखा गया। संविधान सभा में विभिन्न वर्ग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, अल्पसंख्यक, इन सभी के सदस्यों को शामिल किया गया और रियासतों के सदस्यों को भी शामिल संविधान सभा में किया गया था। तो प्रतिनिधित्व पर आधारित थी, यानी अलग अलग वर्गों के, अलग अलग रियासतों के, अलग अलग प्रांतों के सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया और हमारे देश का संविधान क्या किया? तैयार किया। तो संविधान सभा प्रतिनिधित्व पर क्या थी? आधारित थी। ये दूसरी संविधान सभा की विशेषता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर पक्षपाती अध्यक्षता। यानी संविधान सभा की जो अध्यक्षता की गई वो ऐसे लोगों ने की जिन्होंने कोई भी पक्षपात नहीं किया। यानी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी विचारों को महत्व दिया। ऐसा नहीं था कि कुछ ही लोगों के विचारों को मान लिया गया, सभी लोगों को विचार प्रकट करने का समय दिया गया, लगातार सत्र चलते रहे और जो अध्यक्ष महोदय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सभी लोगों को बोलने का क्या दिया? मौका दिया। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने गैर पक्षपाती क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और अगला है स्वतंत्र कार्यप्रणाली। संविधान सभा को अपने कार्यों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी, कोई बाहरी दबाव नहीं था। यानी संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी वो पूर्णतः क्या थी? स्वतंत्र थी। तो ये भी संविधान सभा की विशेषता थी। संविधान सभा की जो अगली विशेषता है वह है लोकतांत्रिक प्रक्रिया। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मतलब यह है कि हर अनुच्छेद पर खुली चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। यानी जो भी अनुच्छेद बनाए गए उन पर पूरी खुली बहस हुई, सभी अपने विचार रख सकते थे और जो भी सर्वसम्मति से निर्णय निकलता था उसी अनुच्छेद को पास कर दिया जाता और जो सर्वसम्मति से निर्णय नहीं निकलता उस अनुच्छेद को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया।
तो संविधान सभा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया और संविधान सभा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से क्या किया, कार्य किया। तो इस तरह से संविधान सभा की ये विशेषताएं हैं। और आगे हम बात करते हैं संविधान सभा में अलग अलग दलों का क्या प्रतिनिधित्व था। देखिए संविधान सभा में मैंने अभी आपको बताया था कि भाई अलग अलग प्रतिनिधित्व था, अलग अलग वर्ग थे। तो संविधान सभा में अलग अलग राजनीतिक दल भी थे। तो संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। यद्यपि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित नहीं थी, फिर भी इसकी रचना पर्याप्त लोकतांत्रिक थी। देखिए उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि निर्वाचन के आधार पर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। तो भले ही संविधान सभा निर्वाचन के आधार पर आधारित नहीं थी, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक मतलब अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने संविधान सभा में क्या लिया, भाग लिया और संविधान का क्या किया, निर्माण किया। और कौन कौन से राजनीतिक दल थे और उसके कितने सदस्य थे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ा दल था उस समय का। उसके लगभग 208 सदस्य संविधान सभा में थे। मुस्लिम लीग शुरू में शामिल हुई, लेकिन बाद में बहिष्कार किया संविधान सभा का और वह पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई मुस्लिम लीग। आगे हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य था। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के कितने सदस्य थे। एक सदस्य था और वो सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी। कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। अन्य राजनीतिक दल थे समाजवादी, रियासत प्रतिनिधि भी थे और अन्य निर्दलीय सदस्य भी उसमें शामिल थे। तो ये सभी शेष सदस्यों के अंतर्गत आते हैं। मुस्लिम लीग ने पहले संविधान सभा का बहिष्कार किया था, लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद वह पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। तो मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान और भारत जब आज़ाद हुए तो पाकिस्तान की संविधान सभा में मुस्लिम लीग क्या हो गई, शामिल हो गई। तो मुस्लिम लीग के सदस्य क्या हो गए, कम हो गए। और इस तरह से संविधान सभा में जो अंतिम सदस्य रह गए थे वो कितने रह गए थे? 289। अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण में लगने वाला समय और क्या खर्चा आया। तो संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कुल 165 बैठकें हुई और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने रुपए खर्च हुए? 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितनी बैठकें हुई? 165 बैठकें हुई और लगभग कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए क्या हुआ, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में क्या किया, खर्च किया। तो देखिए इतनी बैठकों के बाद, इतने समय के बाद, बहुत विचार विमर्श के बाद हमारे संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमारा संविधान जो है वो बना और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आज भी जो है विश्व में वो किसका है? भारत का है। तो इतने बड़े संविधान को बनाने में एक पर्याप्त समय लिया गया और वह समय हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जो संविधान सभा में क्या थे, शामिल थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान दीजिए। देखिए इसके बारे में हम पहली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव संविधान सभा में क्या किया, प्रस्तुत किया। तो यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1940 को। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें रखी गई कि भाई हम संविधान का निर्माण क्यों कर रहे हैं, हमारे भविष्य का संविधान कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या बातों को समाहित किया जाना चाहिए, उन बातों को रखा गया और उसी के अनुसार संविधान का क्या किया, निर्माण किया गया। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये पूछा जाता है पेपर में कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में बस भविष्य के संविधान की आदर्श संरचना कि हमारा संविधान संप्रभु होगा, लोकतांत्रिक होगा, समानता पर आधारित होगा और न्याय प्रणाली, उस पर सभी को समान न्याय दिया जाएगा आदि का उल्लेख था। और यही बाद में संविधान जो है हमारे उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे संविधान की क्या बना, प्रस्तावना बना, प्रियम्बल का आधार बना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रस्तावना का आधार कौन सा प्रस्ताव था। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही भविष्य में जाकर प्रस्तावना का क्या बना,
आधार बना और वही उसी के आधार पर हमारा संविधान क्या है, बनाया गया है। तो प्रस्तावना में हमारे संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं वो सभी समाहित हैं। इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, 13 दिसंबर 1947 को। और कब पास किया गया, इसको स्वीकार कब कर लिया गया संविधान सभा ने, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और उसके क्या कार्य थे। देखिए 29 अगस्त, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई, यानी प्रारूप समिति गठित की गई 29 अगस्त 1947 को, जिसने संविधान का वास्तविक मसौदा तैयार किया, यानी संविधान का ढांचा तैयार किया कि भाई ये यहाँ पर हम पहला अध्याय होगा, दूसरा अध्याय होगा, तीसरा अध्याय होगा, इस अध्याय में ये अनुच्छेद होंगे और दूसरे में ये होंगे, तीसरे में ये होंगे। इस तरह से सभी अध्यायों का एक मसौदा तैयार किया और सभी अनुच्छेदों को एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित किया। उस व्यवस्थित करने का कार्य था प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके सदस्य थे के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी आयंगर। इसके सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके सदस्य थे बी.एल. मित्तल। इसके सदस्य थे, लेकिन बी.एल. मित्तल को बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी ने प्रतिस्थापित कर दिया, यानी इनकी जगह कौन सदस्य बने, टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टी.टी. कृष्णमाचारी किसकी जगह सदस्य बने थे, बी.एल. मित्तल की जगह सदस्य बने थे। और डी.पी. खेतान या क्षेत्रपाल कहा जाता है इनको, ये प्रारंभिक सदस्य थे, लेकिन बीमारी के कारण ये बाद में क्या हो गए, हट गए, डी.पी. क्षेत्रपाल। तो प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 141 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया, 141 दिन कार्य किया। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई संविधान का निर्माण करने के लिए प्रारूप समिति ने कितने दिन कार्य किया, 141 दिन कार्य किया। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी.एल. मित्तल। बी.एल. मित्तल की जगह किसने ली, टी.टी. कृष्णमाचारी ने ली। और डी.पी. क्षेत्रपाल प्रारंभिक सदस्य थे जो बीमारी के कारण बाद में क्या हो गए, हट गए। और प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करने में कितने दिन कार्य किया, 141 दिन क्या किया, कार्य किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान का अंगीकरण और कार्यान्वयन। ध्यान दीजिए, अगर पेपर में पूछा जाए कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र था। इस पर संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और 26 जनवरी 1950 को, ध्यान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। देखिए, संविधान को अंगीकृत और स्वीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को लागू कब किया गया, तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उस डेट से भारत क्या बना, एक गणराज्य बना। और 26 जनवरी को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा भारत क्या है, गणराज्य बनता है। तो इस तरह से कुछ डेटें हैं जो पूछी जा सकती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 को। हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया, 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से क्या किया, हस्ताक्षर किए। अब हम बात करते हैं संविधान का अंतिम प्रारूप क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, संविधान में प्रारंभिक में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में, तो आज भी वर्तमान में अनुच्छेद, जो मूल अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, 395 हैं और 22 भाग हैं। आज भी 22 भाग हैं, लेकिन अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं, 12 हैं। ये तो मूल आज भी हैं, लेकिन गिनने के आधार पर, संख्या के आधार पर 470 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 470, ये संख्या के आधार पर है।
संविधान की भाषाएं कौन सी थी? देखिए, मसौदा जो संविधान का मसौदा है, संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया गया, दोनों भाषा में तैयार किया गया, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। संविधान सभा में सभी भाषाओं के वक्ताओं को अनुवाद की सुविधा दी गई, यानी कि संविधान सभा ने ये कहा कि भाई आप जो भी भाषा है उसमें आप क्या कर सकते हो, इसका अनुवाद कर सकते हो, लेकिन मूलतः जो संविधान है वो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। वर्तमान में मूल अनुच्छेद कितने? 395 ही हैं, 22 भागी हैं और 12 अनुसूचियां। तो अनुसूचियों में अंतर आया है और संख्या के आधार पर 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के कार्यों का विभाजन। देखिए, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक समय में 2 भूमिकाएं निभाई थी। कितनी भूमिकाएं निभाई थी? 2 भूमिकाएं। यानी संविधान सभा ने एक तो संविधान के निर्माण का कार्य किया और स्वतंत्र जो मंत्रिमंडल था उसका भी कार्य किया था, तो दोहरी भूमिका निभाई थी। पहला था संविधान निर्माता, संविधान का निर्माण करने का कार्य किया संविधान सभा ने, और संविधान को लागू होने से पहले तक विधायिका के रूप में कार्य किया संविधान सभा ने। यानी 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 तक विधायी कार्य भी संविधान सभा ने ही किए थे। तो संविधान सभा ने न केवल विधायी कार्य किए और संविधान का निर्माण भी किया, तो दोहरी भूमिका निभाई। केवल संविधान का निर्माण ही नहीं किया, उस समय तक जो भी विधायी कार्य थे, जो भी मंत्रिमंडलीय कार्य थे, वो सभी किसने किए थे? संविधान सभा ने किए थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया? पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा मौलाना आजाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, तो उससे ये पता चलेगा कि भाई कितने लोग सक्रियता से इस क्लास को पढ़ रहे हैं। और जो पहली क्लास हमने ली है उस क्लास को जरूर देखिए, तो उस तरह से आप सिलेबस में हम आगे बढ़ पाएंगे और आसानी से हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट आरएस प्री की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आरएस प्री का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस हमने डाल रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हो। आपके लिए आपकी तैयारी में जो भी स्टूडेंट प्रारंभिक रूप से तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लासेज हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। परीक्षा में खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आएंगे, तो उन क्लासेस को भी आप देखिए। और ये पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है, इसको भी आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करें। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।